नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर खुलता है और इतनी गहराई में हर खबर के उस चैप्टर में आपको लेकर जाते हैं ताकि जब आप उस खबर के बारे में बाहर चर्चा करें, उस खबर के बारे में सोचें तो आप खुद उस खबर के मास्टर होने चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं, गहराई से आपको खबर समझ में आनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं ये न्यूज का फैमिली शो है जो सबको समझ में भी आएगा, सबको पसंद भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या है। पाठशाला में आज एमएसपी की सियासी परिभाषा आपको बताऊंगा। आप आज तक जानते थे एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन सियासी परिभाषा एमएसपी की क्या है आज आपको वो बताऊंगा। किसानों के फायदे और नुकसान का पूरा गणित आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आए कि किसान के नाम पर वाकई आंदोलन हो रहा है या सियासत हो रही है। पाठशाला में आज राकेश टिकैत का सरप्राइज टेस्ट भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उस सरप्राइज टेस्ट में राकेश टिकैत पास होंगे या नहीं। खिलाड़ियों को पीएम के फोन से अमेरिका कैसे हैरान है। सही बात है, पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन किया तो अमेरिका हैरान है, क्यों, यह आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। और मुगल सीरीज में बाबर के हिंदुस्तान में 4 साल कैसे थे वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया था कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन 9 महीने बाद पूरा आंदोलन ही राजनीतिक दिखने लगा है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत से तो यह बिल्कुल साफ हो गया। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इस तरह की महापंचायत से सियासी माहौल बनाया जा रहा है। यूपी चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन को फिर से हवा दी जा रही है, वोट से चोट करने की बातें की जा रही हैं। अगर कीमत नहीं मिलेगी तो वोट नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि इसे महापंचायत कहें या इलेक्शन मीटिंग कहें, यह आपको आज समझना चाहिए। महापंचायत के कर्ता धर्ताओं का दावा क्या है कि मुजफ्फरनगर में लाखों लोग आए, लेकिन वो जो कह रहे हैं, उससे पहले आपको एक एमएसपी दिखाना चाहता हूं, जिस सियासी एमएसपी का जिक्र कर रहा था। आज तक आप एमएसपी का मतलब जानते थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, लेकिन इन लोगों ने मिलकर एमएसपी का मतलब बना दिया है मैक्सिमम सियासी पॉइंट। इन लोगों का एमएसपी मैक्सिमम सियासी पॉइंट है, यानी कितना सियासी फायदा ले सकते हो वो आज की तारीख में एमएसपी बन चुकी है। किसान की एमएसपी नहीं है, उसको क्या फायदा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं है। बिहार में बाढ़ आई, किसानों का क्या हुआ इस पर कोई चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या मिला यह आंकड़े से जब आपको बताऊंगा, और देश के किसानों को क्या मिला जब आंकड़े से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह एमएसपी मैक्सिमम सियासी पॉइंट क्यों है। क्योंकि मुजफ्फरनगर में लाखों लोग आए, यह दावा किया गया। भीड़ की तस्वीरें दिखाकर सोशल मीडिया पर इनके समर्थक खुश हैं। इनके समर्थकों को अब कोरोना का खतरा नहीं है। ये जो तस्वीर आ रही है, किसी ने मास्क नहीं लगाया, ठीक है आप भीड़ जुटा रहे थे, मास्क तो लगा लेते। क्या सिर्फ भीड़ जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी और एक पर्टिकुलर नेता की रैलियों में होगी तभी सवाल उठेंगे, और ये जो भीड़ है जिसमें किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, ये भीड़ जो है इससे कोरोना नहीं फैलेगा। अब कोरोना का खतरा नहीं दिख रहा, भीड़ अच्छी लगने लगी है। राकेश टिकैत ने खुद क्या कहा वो भी आपको दिखाता हूं। उन्होंने ट्विटर पर लिख दिया, क्योंकि उनको पता था कि शायद सवाल उठेंगे, तो वो ट्वीट जो उन्होंने किया वो आपको दिखाता हूं। वो ट्वीट अगर आप यहां पर रखिए, उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा, भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। इसको जूम करके दिखाइए। भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है सरकार के कानून। कोरोना एक बार मारेगा, ये तिल तिल मारेंगे। मतलब इनके कहने का मतलब है कि एक बार में मरना है तो मर जाओ, कोरोना हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार जो बार बार मार रही है, तिल तिल मार रही है, उसमें नहीं मरना है। अरे और ये जो जान खतरे में पड़ी है, ये इनको समझ में आ रहा है। लेकिन वही एमएसपी मैक्सिमम सियासी पॉइंट, उसके चक्कर में इनको उसको आगे बढ़ाना है। मुजफ्फरनगर में भीड़ जुटी तो इन्हें अच्छी लग रही है। अच्छा, उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं 5 लाख लोग आए थे, किसी ने लिख दिया कि 10 लाख लोग आए थे। राकेश टिकैत कहते हैं 20 लाख लोग आए थे। मतलब जिसकी जो मर्जी में आ रहा है वो अपने हिसाब से कह दे रहा है।
ये ट्वीट है उनका, इसमें क्या लिख रहे हैं इसको देखिए जरा आप। इसमें वो लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के 20 लाख किसानों ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर तानाशाह सरकार को एक बार फिर सर्टिफिकेट दे दिया, जिन्हें वह मुट्ठी भर किसान कहती है, वह पूरे देश के किसान हैं। जम्मू कश्मीर और केरल कहां कहां से ये किसान लेकर आ रहे हैं, भगवान ही मालिक है। और ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ और उस ग्राउंड की, जिस ग्राउंड की बात कर रहे हैं, उस ग्राउंड की कैपेसिटी ही 45 से 50 लाख है। जिस जीआईसी ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जीआईसी ग्राउंड की कैपेसिटी कितनी है? 40,000 से लेकर 50,000 लोग इसमें आ सकते हैं। और आप दावा कर रहे हैं कि 20 लाख लोग आए थे। लाखों लोग, 20 लाख। अब मुझे बताइए, जिसकी कैपेसिटी ग्राउंड की 50,000 है, 20 लाख लोग कैसे आएंगे? ठीक है, आप कहेंगे पूरा मुजफ्फरनगर भर गया था। मुजफ्फरनगर की खुद की आबादी जो है वो 5 लाख के करीब थी 2011 के सेंसस के मुताबिक। अभी बढ़ा लीजिए, 6 लाख हो गई होगी, 7 लाख हो गई। 7 लाख लोग वहां ऑलरेडी हैं, 20 लाख लोग और कैसे आ गए? 27 लाख लोग कैसे मुजफ्फरनगर में समा गए? कहां रुके, कहां बैठे, कहां खाए? पर यह सब सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि जो एमएसपी का जिक्र होता है, किसान वाली एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लेकर चर्चा नहीं है। यह पूरा आंदोलन किस बात पर हो रहा है? राकेश टिकैत जी ने एक बड़ी जबरदस्त लाइन कही। उन्होंने कहा कि जब तक फसल की कीमत नहीं मिलेगी तब तक वोट भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि ये जो 9 महीने किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें किसानों को क्या मिला है। अब आपको दिखाता हूं कि किसानों को क्या मिला। एमएसपी, सबसे पहले ये देखिए कि किसानों को मिला क्या, क्योंकि ये देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसके बाद भी जो राकेश टिकैत कह रहे हैं उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है, रिकॉर्ड मतलब इससे पहले इतनी खरीद नहीं हुई। रिकॉर्ड खरीद हुई एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। इतनी रिकॉर्ड खरीद कब हुई गेहूं की? जब एमएसपी को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, 3 काले कानून बताए जा रहे हैं। 22 जुलाई तक यह आपको देखना चाहिए, 22 जुलाई तक 433 लाख मीट्रिक टन इतने गेहूं की खरीद हुई 22 जुलाई तक। और पिछले साल, बीते साल की आप बात कीजिएगा, बीते साल यह आंकड़ा कितना था? बीते साल यह आंकड़ा था 388 लाख मीट्रिक टन। अब मुझे बताइए कि जब यह आंकड़ा किसान आंदोलन के बीच 388 लाख मीट्रिक टन से 433 लाख मीट्रिक टन हो गया, तो इस बात का सवाल उठेगा कि एमएसपी पर सरकार खरीद नहीं करेगी, कानून आ गए, तो यह कैसे विश्वास किया जाए? एमएसपी खत्म हो जाएगी, यह कैसे विश्वास किया जाए? लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। हर राज्य से, इसी दौरान हर राज्य से कितनी खरीद हुई गेहूं की? औसत जो है वो 6 लाख टन का है। 6 लाख टन हर राज्य से गेहूं खरीदा गया, उसकी खरीद बढ़ी, 6 लाख टन बढ़ गई। और इसमें फायदा कितने किसानों को हुआ? 49 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है इस रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद का। 49 लाख किसानों को फायदा। और उनके अकाउंट में डायरेक्ट, किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में कितना पैसा गया? 85,581 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में गए, डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। और उसके बाद कहा जाता है कि किसानों को उसे वोट देना चाहिए जो कीमत देगा। अरे भाई, और फिर आप कहते हैं बीजेपी का बॉयकॉट करो। आप किसी पार्टी के ऊपर क्यों जाते हो? आप किसानों की चर्चा करते हो तो इसकी चर्चा क्यों नहीं करते कि उनके अकाउंट में 85,000 करोड़ चले गए? अच्छा, गेहूं की खरीद की बात कर रहा था। गेहूं की जो खरीद हुई, गेहूं की खरीद, उसके बारे में आपको बताता हूं। बीते साल से 11.77% ज्यादा खरीद हुई है। और धान की खरीद पिछले सीजन से, धान की बात कर लीजिए, धान की खरीद पिछले बार से
करीब 14.5% ज्यादा हुई है। करीब 11,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा गया। तो लोग पूछेंगे कि एक तरफ आप कोरोना काल में हजारों की, 1 लाख की हो चाहे 20 लाख की हो, उस भीड़ को लेकर आते हो और कहते हो कि जान कोरोना से जाती है तो चली जाए, लेकिन किसानों को न्याय मिलना चाहिए। तो ये क्या है? ये जो मिल रहा है, अकाउंट में जा रहा है, ये जो खरीद ज्यादा हो रही है, ये क्या है? इस पर भी तो जवाब मिलना चाहिए। रबी सीजन की खरीद का रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, और ये रिकॉर्ड तोड़ एक राज्य की बात नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ जो खरीद हुई है, और इस रिकॉर्ड तोड़ खरीद में कौन कौन से शामिल हैं राज्य? रबी की बात कर रहा हूं, रबी सीजन की। इसमें पंजाब शामिल है, पहला राज्य। उसी पंजाब जहां के किसानों को कहा जाता है कि इस आंदोलन में नेतृत्व आप कर रहे हैं। दूसरा यूपी, जहां पर यह महापंचायत हो रही थी। इसके बाद है उत्तराखंड, वहां पर अभी चुनाव होने हैं और वहां पर भी रिकॉर्ड खरीद हुई है एमएसपी पर। इसके बाद है बिहार। इसके बाद आपका आता है गुजरात। ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस बार रिकॉर्ड खरीद हुई है रबी के सीजन में। इसके बाद आप छठा देखिए, झारखंड। ऐसा नहीं है कि जहां बीजेपी शासित राज्य थे वहीं पर खरीद हुई है, सब जगह हो रही है। मध्य प्रदेश, एमपी। 8वां नंबर आप देखिए, ओडिशा का आता है, वहां भी रिकॉर्ड खरीद हुई। 9वां राज्य जहां रिकॉर्ड खरीद हुई वो है तमिलनाडु। इसके बाद 10वां राज्य जहां रिकॉर्ड खरीद हुई वो है केरल। और 11वां राज्य जहां पर रिकॉर्ड खरीद हुई वो नाम होता है तेलंगाना, एमएसपी पर। तो आप मुझे बताइए, पूरे देश में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है और यह कहा जा रहा है कि किसानों को आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर रहना चाहिए, पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए, और हो रहा है, दावा करते हैं, जबकि पूरे देश में एमएसपी पर खरीद चल रही है। एमएसपी पर गेहूं की खरीद हुई, सीधे बैंक अकाउंट में पैसा गया, और एक जो एमएसपी पर खरीद हुई उसका एक किसान के हिसाब से अगर आप देखिएगा कि एक किसान को कितना पैसा मिला एवरेज, तो पंजाब के अंदर जहां पर इस पूरे आंदोलन का एपी सेंटर जिसको आप कहिए, वो 2,95,000 रुपए ये एक किसान को मिला है। एवरेज कह रहा हूं, एवरेज, औसत पेमेंट, ये औसत पेमेंट है जो कि किसानों को इस बार जब एमएसपी पर खरीद हुई गेहूं की, तो औसत पेमेंट पंजाब के अंदर 2,95,000। हरियाणा में जहां पर कहा जा रहा है कि उसके बाद असर है इस किसान आंदोलन का, वहां पर 2,20,000 रुपए औसत एक किसान को मिला है। और यूपी की बात कीजिएगा, जहां पर महापंचायत हो रही थी, वहां पर औसत एक किसान को जो रकम मिली है वो 93,000 रुपए है। अब लोग सवाल पूछेंगे कि जब ये इस तरीके की रिकॉर्ड खरीद हो रही है, इतना पैसा जो है वो किसान की फसल खरीदने पर लगाया जा रहा है और उसको पैसा मिल रहा है पंजाब में भी, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, तो किसान को क्यों बेवकूफ बनाकर आप कहते हो कि आंदोलन में उतरो? किसान बहुत समझदार है इस देश का। आप मैक्सिमम सियासी पॉइंट लेने की कोशिश करो, लेकिन वो समझता है कि क्या हो रहा है। पंजाब में डीबीटी की शुरुआत हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले कहा गया लिस्ट बना के दीजिए, वो लिस्ट नहीं दी जा रही थी। फिर उसके बाद फिर बोला गया लिस्ट बना के दीजिए, तब जाकर लिस्ट दी गई। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, पंजाब की बात आपको बताता हूं। पंजाब में ये आंकड़े देखिए, ये आपकी आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं। 3 काले कानून चर्चा होती है, लेकिन देश में किसानों के लिए क्या हो रहा है उस पर भी तो बात कीजिए। ये अपना ही तो देश है, किसी और का थोड़ी है कि आप आंदोलन करते रहिएगा कोरोना के संकट काल में और किसी और अमेरिका का नुकसान होगा। अरे नुकसान हमारा आपका होगा। अप्रैल से लेकर मई तक में जो पंजाब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, 25,280 करोड़ रुपए की खरीद हुई है। और यह खरीद है रबी सीजन का। और मई अंत तक भुगतान कितना हुआ है जो उनके अकाउंट में पैसा चला गया, यह भुगतान है 21,100 करोड़ रुपए का। अब मुझे बताइए,
पंजाब के किसानों के सीधे अकाउंट में 21,100 करोड़ रुपए जा रहे हैं और आंदोलन चल रहा है। सितंबर तक एक अनुमान है कि सितंबर खत्म होते होते तक जो भुगतान हो जाएगा उसका अनुमान यह लगाया गया है कि वो 40,000 करोड़ रुपए का होगा। यह अनुमान है कि सितंबर तक में इतना पेमेंट हो जाएगा, सीधे अकाउंट में जाएगा। अब आप हरियाणा की बात कर लीजिए। आपको पंजाब दिखाया, अब हरियाणा की स्थिति देखिए कि वहां किसानों को क्या दिया गया है एमएसपी के खरीद के बाद। अप्रैल से मई तक वहां अगर देखिएगा आप किसानों को क्या मिला हरियाणा के अंदर, 15,402 करोड़ रुपए इतने की खरीद हुई। और उनके अकाउंट में 15 मई तक जो पैसा गया है किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में 15,385 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 100% से थोड़ा ही कम है जो सीधा अकाउंट में किसानों के चला गया। कोई बिचौलिया नहीं है। बिचौलिए जो होते थे, जो आड़ती होते थे, उनके पास कमीशन जाता था, वो कमीशन अब नहीं है। 15 से लेकर 18% कमीशन जो जाता था वो सीधा बचत है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कोरोना के इस दौर में आप बताइए, आप आंदोलन कर रहे हैं तब जब आपके अकाउंट में 15,385 करोड़ रुपए जा रहे हैं। और किसान सम्मान निधि की बात कीजिए, जो किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री के तरफ से जाता है। अगस्त में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9वीं इंस्टॉलमेंट दी गई किसानों को और 9 करोड़ 75 लाख किसानों को यह फायदा पहुंचा। 9 करोड़ 75 लाख और 19,509 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान हुआ था, जिसमें कि जो छोटे किसान हैं उनको 3 किश्त में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए, ये फिगर फिर से बता रहा हूं, 1,57,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। यह इस देश में हुआ है। और यूपी के गन्ना किसानों की भी तो बात करनी होगी, क्योंकि जिस मुजफ्फरनगर की बात हो रही है, पश्चिमी यूपी की बात हो रही है, वहां पर गन्ना किसानों की हालत क्या है। 2014 से लेकर 2017 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बकाये का भुगतान कितना हुआ, 57,000 करोड़ रुपए। अब आपको ये लिख के बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि गन्ना किसानों की स्थिति देखिए जो यूपी में है, उसको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूपी की, जहां महापंचायत हो रही थी। तो 2014 से 2017 के बीच में कितना बकाया भुगतान हुआ, 57,000 करोड़ रुपए। 57,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा पैसा रह गया जो गन्ना किसानों को नहीं मिला। 2017 में जब सरकार बदली और 2020 तक, 2017 से 2020 तक कितना भुगतान हुआ, 1,12,000 करोड़ रुपए। 1,12,000 करोड़ रुपए। और अगर आप ये देखने जाइएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना है, फर्क कितना है, 3-3 साल में जो दिया गया है, करीब जितना इन्होंने पेमेंट किया उतना तो डिफरेंस है। करीब दोनों के बीच का अंतर जो आप देखिएगा कितना है, वो 55,000 करोड़ रुपए का फर्क है। 3 साल का जो टेन्योर है उसमें 55,000 करोड़ रुपए दो सरकारों के बीच। ये गन्ना किसानों की बात कर रहा हूं, 55,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं 2017 से 2020 के बीच में। और यूपी में 2020-21 का जो पिराई का सीजन है, गन्ने की खरीद कितनी हुई, यूपी की बात कर रहा हूं, गन्ने की बात कर रहा हूं। गन्ने की जो खरीद हुई वो करीब हुई 31,878 करोड़ रुपए के गन्ने की खरीद हुई, 20-21 का बता रहा हूं। और इसमें से भुगतान कितना हुआ, करीब 26,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। मतलब अगर आप देखिएगा तो जो भुगतान है वो करीब 81% भुगतान हो गया है, करीब 81% भुगतान होगा। और ये वो दौर है
ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर गन्ना किसान जो है वो बैठा रह जाता था, उसको भुगतान नहीं होता था। आज की तारीख में 81% पेमेंट का भुगतान हो चुका है, जबकि ये कोविड का दौर है। आपके कई जगह ऐसी है जहां सैलरियां कम हो रही हैं, जहां सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही, वहां किसानों को टाइम पर पेमेंट मिल जाए, ये पूरी कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जहां महापंचायत हुई। और पुराना बकाया कितना है? ऐसा नहीं है कि बकाया नहीं है, पुराना बकाया जो बचा हुआ है वो करीब 12,000 करोड़ का है, और इसमें से 7,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दे दिए जाएंगे। कहा गया है कि ये 7,000 करोड़ रुपए हम पेमेंट कर देंगे जल्द से जल्द। तो बचा कितना? 5,000 करोड़। और मैं इसलिए आपको ये आंकड़े दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस देश में किसानों की जिंदगी पूरी बदल गई। इस देश में किसानों की जिंदगी जो है वो ऐसी हो गई कि आप कहें कि वाह, इस पे तो फिल्म बनाई जाए। नहीं, किसान तो तकलीफ में तब भी था, अब भी है, लेकिन पुराने जमाने से आप कंपेयर कीजिएगा तो स्थिति बदली है, और बदलने की नीयत दिखती है। और जब वो नीयत दिखती है तो उन बातों पर कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी, आप भ्रम फैलाकर और ये सब नहीं बताते कि किसान के अकाउंट में क्या जा रहा है, और फिर आप कहते हैं देश का आंदोलन है, और कोरोना काल में सब बाहर आ जाओ। मरने से अच्छा है एक बार मर जाओ, वो अच्छा है, बार बार मत मरो। ये बार बार मरना होता है? मुझे बताइए, 81% पेमेंट हो रहा है, पहले नहीं होता था, ये बार बार मरना होता है? अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, मंडी खत्म हो जाएगी। जुलाई में कैबिनेट का फैसला आया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की गाइडलाइंस में बदलाव किया गया, और 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा फंड में मंडियों को भी शामिल कर लिया गया। मंडी खत्म होने की बात हो रही है, यहां मंडियों को शामिल किया जा रहा है कि नई मंडियां बनाइए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मंडियों को भी लोन मिलेगा, मंडियों से बाहर भी खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकेगा। मंडियां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकती हैं, स्टोरेज से लेकर प्रोसेसिंग तक इंफ्रा बढ़ाने के लिए मंडियों को लोन दिया जाएगा। 3% ब्याज छूट पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। बैंक लोन की गारंटी सरकार देगी, ब्याज पर 7 साल के लिए डिस्काउंट मिलेगा। इससे मंडियों की कैपेसिटी बढ़ेगी, किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। पूरा एपीएमसी सिस्टम जो है, मंडी सिस्टम जो है, वो मजबूत होगा। इंफ्रा फंड के तहत एक साल में 6,524 प्रोजेक्ट के लिए 4,502 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन हो चुके हैं, और कहा जाता है कि मंडियां खत्म हो रही हैं। अरे ये फैक्ट्स हैं, तो कैसे इनसे आप आंखें मोड़ सकते हैं, मुझे बताइए। इसके अलावा डीएपी खाद की जो सब्सिडी होती है, डाई अमोनिया फॉस्फेट जिसको कहते हैं, उसके ग्लोबल रेट में दुनिया भर में 60 to 70% का ग्रोथ आया है, जिससे डीएपी की कीमत बढ़ गई। और ये जो खाद होता है, इसकी कीमत 1,700 रुपए प्रति बैग थी, उसमें 500 रुपए की सब्सिडी सरकार देती थी, तो किसान को कितना पड़ा? 1,200 रुपए का एक बैग पड़ता था। ग्लोबल रेट बढ़ा तो ये 1,700 रुपए से बढ़कर हो गया 2,400 रुपए का बैग, यानी बैग की कीमत जो है वो और बढ़ गई, 1,700 रुपए से बढ़ी और माफ कीजिएगा 1,900 रुपए हो गई। लेकिन मई 2021 में डीएपी की सब्सिडी करीब 140% बढ़ाई गई और 500 रुपए की सब्सिडी को 1,200 रुपए कर दिया गया। यानी जो 1,200 रुपए की आपकी सब्सिडी थी वो आपको मिली, 1,200 रुपए की सब्सिडी मिलने लगी, और जो आपको पहले 1,200 रुपए में एक बैग मिलता था वो अब भी 1,200 रुपए में मिल रहा है, जबकि ग्लोबल कीमत बढ़ चुकी है। और इसके लिए केंद्र ने 14,775 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह कोई एहसान नहीं किया किसानों पर, इस देश का किसान है, इस देश के लिए उगा रहा है, तो उसको यह मदद मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। कोरोना काल में जैसे हम और आप परेशान हैं, किसान भी परेशान है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर किसान के लिए ये सब किया जा रहा है, तो फिर सिर्फ अपनी मैक्सिमम सियासी पॉइंट के लिए, अपनी एमएसपी के लिए, सियासी एमएसपी के लिए आप देश को कोरोना के संकट में ढकेलते हैं, इतने किसानों को इकट्ठा करके। आप देश की अर्थव्यवस्था को संकट में ढकेलते हैं रोड्स ब्लॉक करके और इस तरीके का आंदोलन करके। आपकी शिकायत है, आप जाके बात कीजिए ना। आप कहते हैं हम देश भर से किसान इकट्ठा कर लेते हैं, हम देश भर में, आप ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस सकते हैं, आप प्रधानमंत्री से और कृषि मंत्री से मिलने नहीं जा सकते। कृषि मंत्री कहां बैठते हैं इनको पता नहीं है।
संसद में किसानों पर चर्चा नहीं होने दी गई। क्या कोई बात हुई किसी दल से? क्या आपने हमारे मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं की? संसद घेरेंगे यह पता है, लेकिन उस संसद के बगल में कहां पर कृषि मंत्री बैठते हैं यह आपको नहीं पता है। मीडिया के लोगों को बुलाकर आप भीड़ दिखा सकते हो, मीडिया के लोगों को लीजिए और जाइए कृषि मंत्री के घर पर, लेकिन बात करने की मंशा तो होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी को यूपी में जीतने नहीं देंगे। अरे राकेश टिकैत किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा है। आज मैंने उनका सरप्राइज टेस्ट लिया। मैंने आज उनका एक इंटरव्यू किया था, उसका एक छोटा हिस्सा आपको दिखाता हूं। कहा जा रहा है, कह रहे थे ना, मैंने आपको बोला था कि वो कह रहे थे कि जब कीमत नहीं मिलेगी तो वोट भी नहीं मिलेगा। तो ये तो सबके लिए होना चाहिए, चाहे राज्य पंजाब हो और चाहे सरकार वहां कांग्रेस की हो। मैंने पूछा तो क्या हुआ, देखिए जरा आपको इस सरप्राइज टेस्ट में राकेश टिकैत के साथ क्या हुआ। राकेश टिकैत जी, पंजाब में किसानों के अकाउंट में एमएसपी डायरेक्ट ट्रांसफर हो सके, इसके लिए राज्य सरकार से बार बार कहा गया कि किसानों की लिस्ट बना के दीजिए, वो नहीं दे रहे थे। और बाद में जब बहुत दबाव बनाया गया तब उन्होंने लिस्ट बनाकर दी। अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, ऐसी सरकार जो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाए ये ना होने दे या इसमें अड़ंगा बने। क्या आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट पड़े पंजाब में कहेंगे, जैसे आप यूपी में कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो? हम तो कह रहे कि गलत, सुन लो बात, जो भी सरकारें गलत पॉलिसी जाएगी हम किसी के पक्षधर नहीं है। बहुत बढ़िया, तो कह दीजिए आज यहां से कि पंजाब में कांग्रेस को वोट मत दो, इन्होंने तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आने दिया। उत्तर प्रदेश में, अरे आप जांच करो ना पहले उसकी, भाई जांच किया सर, ये तो सामने है सबके कि लिस्ट बना के नहीं दी गई। आप बीजेपी के लिए तो खुलकर बोलते हैं, कांग्रेस के लिए क्यों नहीं बोल पाते? आप सुन, अरे क्यों नहीं बोल देंगे हम? अगर वे गलत काम करेंगे वे भी बोल देंगे, उन्होंने गलत काम करे तो सरकार चली गई। तो बोल दीजिए सर, पंजाब में कांग्रेस को वोट नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, वो तो चली गई सरकारें जिन्होंने हमने ये कहा है कि जो सरकारें गलत काम करेगी वो तो सरकारें चली गई। सर आप बोल नहीं पा रहे राकेश जी, आप जैसे यूपी के लिए बोल रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो, आप पंजाब के लिए क्यों नहीं बोल रहे कांग्रेस को वोट मत दो? पंजाब में गलत काम होगा, पंजाब के लिए भी बोल देंगे। अरे अभी बोलिए ना सर, मैं तो बता रहा हूं ये गलत काम है। पंजाब में गलत चीजें होंगी तो उसके लिए भी बोल देंगे। आप जब डाटा निकाल कर दोगे, आप भेजो ना उनके, उसमें जो पॉलिसी है वो करो ना दूसरी जगह। राकेश जी आप बोल नहीं पा रहे। अच्छा आप बताइए, पंजाब में एक कानून है सर, राकेश टिकैत जी, पंजाब में एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करे तो उसको जेल हो सकती है। अब आप बोलिए ये गलत नहीं है, बोलिए कांग्रेस को वोट मत दो पंजाब में। हम ये कह रहे हैं कि गलत चीज होगी उसके खिलाफ भी बोला जाएगा। तो बोलिए ना सर, ये तो हो रहा है पंजाब में, खिलाफ बोलना जाएगा। ये तो हो रहा है पंजाब में सर। मंडियों को खत्म करके, अरे सुनो तो, ये मंडियों को खत्म करके ये पूर्ण रूप से उनकी जमीनों को बेचने का प्लान बना लिया। वो चाहे कहीं की भी सरकार नहीं, राकेश टिकैत जी पहले रुक जाइए। मध्य प्रदेश में ना टिकैत साहब आप आए हैं, आप किसानों के इतने बड़े नेता हैं। मैं यूपी में आपने कहा बीजेपी को वोट मत दो, आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन किसानों के साथ पंजाब में गलत हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे कि कांग्रेस को वोट मत दो। लोग कहेंगे आप कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। हमने ये कहा है कि जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ होगी हम अपनी बात कहेंगे। हम तो प्रधानमंत्री का भी प्रचार करेंगे, भाई आप भी करो अपने टीवी में और ये सब पार्टी करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट आप फंस गए। आप पंजाब पे नहीं बोल पा रहे, प्रचार कर हम भी करेंगे। आप पंजाब पे नहीं बोल पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे कोई गलत होगा तो वहां पे भी होगा। अब क्या होगा सर, कानून है वहां पर कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो किसान जेल जाएगा, और जेल चले जाएगा। जब जेल जाएगा जब बोल देंगे इस तरह के कानून तो ये कानून जो 3 कानून है इनको भी आने दीजिए। जब कानून को राकेश टिकैत जी ये 3 कानून आने दीजिए, जब जमीन छिन जाएगी तब आप बोल दीजिएगा। होंगे तो हटेंगे ना।
जमीन तो छीन रही है। कहां छीन जमीन रही है? तो अभी तो आप कानून जैसे आया ही नहीं। प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं अभी है। तो कानून सरकार आया ही इतने नहीं। बड़े वे अच्छा, आप मध्य प्रदेश में जो मंडी जो बोर्ड था, मंडी बोर्ड में उन्होंने प्रस्ताव दे दिए कि जो कम आमदनी की मंडियां हैं उनकी जमीन बेच के उनकी आमदनी बढ़ाई जाएगी। तो मंडी बिकने का आ गया ना। मंडी कैसे खत्म होगी? मंडी बिक गई, मंडी खत्म होगी ना। कि मंडी बिक गई सर, कहां कहां बिक गई है मंडी? बता दीजिए, देश में कितनी मंडियां बंद हो गई? आगे प्रस्ताव अरे वहां कानून पर आप बोलेंगे नहीं, आप प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। लोग कहेंगे आप कांग्रेस की तरफ मिले हुए हैं, किसान की तरफ नहीं है आप। अरे ना हम नहीं किस ले, ये तो एक प्रोपगंडा जो आपका चल रहा है ना सबका। मैं तो फैक्ट रख रहा हूं राकेश टिकैत जी, फैक्ट रख रहा हूं। आपको पंजाब का बताया। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, मुझे एक बात और बताइए। फैक्ट रख रहे मैं उत्तर प्रदेश का बोलता हूं। चलिए आप पंजाब पे तो नहीं बोल पाए, दो बुझो। मैं उत्तर प्रदेश, आप पंजाब पर नहीं बोल पाए कि कांग्रेस को वोट मत दो। चलिए ठीक है, मैं सब जगह बोलता हूं। अरे बोलिए ना टीवी पे, अभी बोलिए कि कांग्रेस को पंजाब में कांग्रेस को वोट मत दो। जनता को भाई नहीं क्यों गलत जानकारी देते हो? एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, पंजाब में कांग्रेस को वोट देना है, आम आदमी पार्टी को देना है, अकालियों को देना है, बीजेपी को देना है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राकेश टिकैत ये जो मैक्सिमम सियासी पॉइंट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है ये बस आपको दिखाना चाहता था। ये जो उनका सरप्राइज टेस्ट था कि पंजाब में अगर ऐसा कानून भी हो कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो किसान जो है वो जेल जा सकता है, तो भी वो नहीं बोल पाए कि वहां फलाने पार्टी का विरोध करो। वहां लिस्ट बनाकर नहीं दी जा रही थी कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ जाए, तो भी वो नहीं कह पाए कि फलाने पार्टी का विरोध करो। लेकिन दूसरी जगह जाकर वो कहते हैं। तो यही बस आपको दिखाना था। बाकी वोट आपको जिसको देना है आप देखिए, काम देखिए, जो अच्छा लगे उसको दीजिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और 3 कृषि कानून जिसको लेकर यह पूरा विरोध होता है, वो क्या थे? पहला कानून क्या था? अगर आप सोचिए, अभी आपको इतनी चीजें दिखाई, वो पहला कानून क्या था? वो पहला कानून था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट। यानी किसान जो है अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, फसल कहीं भी बेच सकता है। अब ये आजादी किसको पसंद नहीं आएगी मुझे ये बताइए। क्या आप पूरे देश में कहीं भी जाकर नौकरी नहीं कर सकते? आप पूरे देश में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, लेकिन किसान अपनी जो फसल है वो मंडियों में ही बेचे, कहीं और ना बेचे, ये उसके साथ अन्याय नहीं है। ये कहता था पहला कानून, ये अन्याय हटा दो। वो कहां गया? उस पर कोई चर्चा नहीं है। दूसरा क्या था? दूसरा कानून, और वो दूसरा कानून कहता था या कहता है, जिसको लेकर चर्चा है कि आप हटा दो, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आज की डेट में किसान को यह नहीं पता होता कि वो अपनी फसल लगाएगा तो उसकी कीमत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, मंडी में जाकर कितनी मिलेगी यह भी नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। फ्रेमवर्क बनाया गया कि उसको पूरी आजादी होगी कि अपनी कीमत तय कर सके। पूरा प्रावधान किसान के पक्ष में था, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। तीसरा कानून जो किसान के लिए बनाया गया, वो तीसरा कानून क्या कहता है? वो तीसरा कानून ये कहता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी अनाज, दाल, तिलहन, आलू, प्याज को जरूरी चीजों की लिस्ट से निकालना, यानी कुछ फसल उनके स्टोरेज पर छूट देना। और ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि आज की तारीख में इतनी स्टोरेज कैपेसिटी देश में नहीं है कि आप किसान जो हैं वो रख सके, और कोई भी सरकार इतनी स्टोरेज नहीं बना पाई, ना बना सकी, ना बना पाएगी अभी तुरंत। तो यह कहा गया कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो आए और फिर वो स्टोरेज की उनको व्यवस्था दीजिएगा तो वो अच्छी रकम देंगे किसान को और अपने पास रख पाएंगे। इसमें यह भी क्लॉज लगाया गया कि अगर कोई आपदा आएगी देश पर तो ये कानून जो है वो आपको छूट नहीं देगा। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है, कोई बातचीत नहीं होती। एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी पर क्या हो रहा है वो आपको दिखाया। मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियों को लेकर क्या है वो आपको दिखाया। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सब कुछ दिखाने के बाद आज की तारीख में समझिए कि जितना बड़ा संकट कोरोना है, उस कोरोना में इस भीड़ का इकट्ठा होना है,
उतना ही बड़ा संकट है कि बिना वजह इस आंदोलन का चलते जाना। विचार कीजिएगा इस पर। लेकिन किसानों की बात तो बहुत की, और अब आपको बताता हूं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और जो सपोर्ट मिला उसकी जमीन पर मेडल की फसल उगाई। आपको लिए चलता हूं स्पोर्ट्स की क्लास में। स्पोर्ट्स की क्लास में उन खिलाड़ियों के बाद जो जिंदगी से भी मुकाबला करते हैं और खेल के मैदान में भी मुकाबला करते हैं। जिंदगी को लेकर भी ज्यादा चर्चा नहीं करता कोई इनकी, और इन्हें ज्यादा कवरेज भी नहीं मिलती, इनका कोई नाम भी नहीं जानता, ना इन पर कोई ध्यान देता है। लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का बेस्ट प्रदर्शन रहा है। अकेले टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल भारत ने जीते हैं, और इससे पहले के 11 ओलंपिक में सिर्फ 12 मेडल आए थे। पहले के 11 में 12 और इस बार अकेले 19। पैरालंपिक के आप मेडल की जो झड़ी लगी है उसको देखिए कि इन खिलाड़ियों का आपको हौसला बढ़ाना चाहिए। पैरालंपिक जो ओलंपिक हुआ उसमें 53 साल के इतिहास में, 53 साल उसके इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। सबसे बेहतरीन जो इस बार हुआ है। 11 ओलंपिक, इससे पहले के मेडल कितने आए? 12 मेडल। और इस बार एक ओलंपिक और मेडल कितने आए? 19। अब आप इस तस्वीर को देखिए कि यह तस्वीर अपने आप में क्या कहानी बयां करती है कि पिछले 11 ओलंपिक में देश को 12 मेडल मिल रहे थे, इस एक ओलंपिक में 19 मेडल मिले हैं। यह कहानी कैसे लिखी गई, आज आपको यह समझना चाहिए। भारत को इस बार जो मेडल मिले, आपको वो दिखाता हूं कि भारत को इस बार कितने मेडल मिले। जो 19 मिले उसमें 5 गोल्ड मेडल मिले हैं, 8 सिल्वर मेडल मिले हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और किस गेम में कितने मेडल मिले? एथलेटिक्स में 8 मेडल, शूटिंग में 5 मेडल, बैडमिंटन में 4 मेडल, टेबल टेनिस में 1 मेडल मिला और तीरंदाजी में 1 मेडल मिला। पैरालंपिक्स की बात कर रहा हूं। कितने खिलाड़ी गए थे इस बार? इस बार गए थे 54 खिलाड़ी। 54 खिलाड़ी गए और उन 54 खिलाड़ियों ने 19 मेडल हासिल किया, जो अपने आप में कमाल है। कमाल, 54 में से 19 मेडल। और जो इससे पहले वाला ओलंपिक था, रियो वाला, रियो ओलंपिक में 19 खिलाड़ी गए थे और वो कितने मेडल लेकर आए थे? 4 मेडल। तो दोनों का कंपैरिजन भी आपको दिखा दे रहा हूं कि बीते कुछ वक्त में रियो से लेकर अभी तक में कितनी जिंदगी बदल गई है, देश ने कितनी बड़ी जंप लगाई। टोक्यो पैरालंपिक में जो कह रहा था कि सबसे शानदार मेडल है, शानदार प्रदर्शन है, जो 19 मेडल मिले वो आपको दिखाया। और पिछले बार इसमें कितने मिले थे? 1 गोल्ड मिला था, इसके अलावा 2 सिल्वर मिले थे मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। यानी टोटल आप मिलाइएगा 4, 2, 6, 1, 7। ये टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूं, ये यहां खत्म हो चुका है, ये टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूं। 7 मिले टोक्यो में। मेन ओलंपिक की बात कर रहा हूं, ये मेन ओलंपिक, पैरालंपिक की नहीं। इस बार ओलंपिक, मेन ओलंपिक में टोक्यो में 7 मेडल मिले थे। और पैरालंपिक खिलाड़ियों पर जो खर्च हुआ टोक्यो और पैरालंपिक में, वो आपको देखना चाहिए। 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़ 81 लाख रुपए इन खिलाड़ियों पर खर्च किए गए। मेडल हवा में नहीं आते बॉस, मेडल हवा में नहीं आते। खिलाड़ियों को जैसे आप फसल को सींचते हैं वैसे खिलाड़ियों को सींचना पड़ता है। और ये 16 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, खिलाड़ियों के अंदर उत्साह और जोश भरते हैं, तब जाके 19 मेडल आता है। रियो पैरालंपिक में तब कितने पैसे खर्च किए गए थे? 3 करोड़ 56 लाख, ये पिछली बार खर्च किए गए थे। और मेडल आए थे 4 मेडल। तो अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पैसा जो है वो 5 गुना बढ़ा, तो मेडल भी 5 गुना बढ़ा है। दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए।
अच्छा, एक मेडल कैसे मिलता है? खिलाड़ी जो है वो पूरी मेहनत करता है, सिस्टम सपोर्ट करता है, खिलाड़ियों की अपनी मेहनत होती है, सिस्टम का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, जो बार बार कह रहा हूं। पैरालंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले शरद कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं। इन्होंने टाइम्स नाउ नव भारत से बात की और इन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने सपोर्ट किया। जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल की कहानी बताई। सुमित का एक पैर नहीं है, वो प्रोस्थेटिक लेग से चलते हैं, मतलब नकली पैर लगाकर। एक प्रोस्थेटिक लेग 6 से 7 लाख रुपए का आता है और 3 महीने का होता है, बाद में उसको बदलना पड़ता है। ऐसे खिलाड़ियों को बहुत मदद की जरूरत होती है। सरकार ने कैसे मदद की, कैसे कहा कि तुम जीत सकते हो मेडल, ये शरद से सुनिए। From 2015, I'm part of TOPS. That's when no private equities were around or nobody came to help us para-athletes in our financial condition. And just think, that's when the government came first ahead and they've kept us in it without like any hesitations and giving us that space that, you know, how much the normal athletes are being treated. We'll give you more because you require more of it because your equipment's also for such. Like if the ones prosthetics which Sumit wears, that's about expensive, like a 6-7 lakh rupees for every leg, and that goes on for 3 months only, and then again you got to change it. You need some big assistance there, and this is where the government TOPS comes in, and that's where they provide the support. And this is where we see that, yeah, we need more stuffs and we are getting this. And how do you judge a society? I'm not saying that judging is, but see, the thing is, like, when you see that a physically challenged person is being appreciated more by the government, they are there before anybody else standing in front of you, that's when you know that this is inclusive. This is how a change is coming in the society. And this is where I, as an athlete, I joined in 2008 in Paralympics, and now it's 2021. And I'm seeing like how, where there was nobody, like Devinder Bhaiya said, he went to Athens on his own cause to go to Olympics. That's such a big thing, Paralympic Games, that an athlete has to pay his own money and go for such a game. But now, look at it, the Prime Minister is sending us off. Every individual athlete is getting a call from him for performing well. And looking at this, even the United States athletes who won a gold medal in mine, he was like, you know what? Nothing bigger than this can happen, not even a gold medal. Like the Prime Minister or a head of state is going to call you for it. So that is one aspect. I think this is where the leader of the state is vouching in for inclusive society for the people. Like, see, the main agenda of the IPC was right now the 15%. Basically trying to say that 15% of the world population is physically challenged, mentally challenged. All these things are there. And now even the government of India is looking into it that, you know, there are 15% out there and we have to bring them all equally in. And that's what the difference is. And for me personally in TOPS, I have witnessed this. Like, you know, when I give them a proposal saying that, you know, I need this particular equipment or I need to go to this state to train or this coach, they break them down like a mechanism in a car. They break them down, seeing what are the advantages of it, how are they going to benefit me, and then approve it. It's not that you give them anything and they approve it. That's the best part of it. It has come up to us like a platform where they're observing, they're trying to make the athletes, they're motivating the athletes that, you know, it's a professional agenda, sports, and you guys are one people who are like the world is looking and they will also follow it. You know what professionalism is. That is what we might be lacking in the initial years. Now the government is trying to bring the people to feel professional, and that's going to change the whole aspect of it. खिलाड़ी खुद बता रहे हैं कि वो जमाना भी देखा है जब पैरालंपिक्स में खिलाड़ियों को अपने खर्चे पर जाना पड़ता था। अब ये वो जमाना भी है जब खिलाड़ियों पर एक एक पैसा खर्च होता है कि कैसे ये मेडल लाएंगे। और ये भी बताते हैं कि अमेरिका तक के खिलाड़ी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि तुम्हारे यहां के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं, पीएम फोन कर रहे हैं। ये उनको भी यकीन नहीं होता। ये इस देश में हो रहा है, ये इस देश में तस्वीर बदल रही है। छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क लेकर आती हैं। खिलाड़ियों को सुविधा देने में पैसा लगाना हो या उनका हौसला बढ़ाना हो, ये चीजें बदलती हैं और ये बदलाव है जिसकी वजह से ये 19 मेडल आते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ये परफॉर्मेंस में तो ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस और उनको मिलने वाला सपोर्ट सिस्टम ऐसे ही बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार मुगल सीरीज में आज चौथा चैप्टर और बाबर के जो 4 साल थे हिंदुस्तान में, वो क्या कहते हैं आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पाठशाला में आपका स्वागत है और अब हिस्ट्री की क्लास में आपको लिए चलता हूं।
आपको याद दिला दूं कि हमने मुगल सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको यह बता रहे हैं कि ग्लोरीफाइड डकैत या देश का विकास करने वाले मुगल शासक, यह आपको तय करने में मदद मिल सके, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मुगल काल में हुआ क्या था। पिछले हफ्ते का रिवीजन करा देता हूं। पानीपत की पहली जंग में बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली की गद्दी जीत ली थी, यह हमने आपको बताया था। आज साल 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता था। इब्राहिम लोदी की हार के साथ लोदी साम्राज्य खत्म हो गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर ने कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, लेकिन बाबर हिंदुस्तान पर ज्यादा राज नहीं कर पाया। 4 साल ही हिंदुस्तान में रह पाया। 1530 में बाबर की आगरा में मौत हो गई। बाबर ने 4 साल राज तो किया और 4 साल बाबर युद्ध ही लड़ता रहा। 1526 में पानीपत की जंग लड़ी। 1527 में खानवा युद्ध लड़ा। खानवा युद्ध राणा सांगा से हुआ था। इसके बाद अगले साल चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी के युद्ध में राजपूत राजा मेदिनी राय को हराया। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। इसमें इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को हराया। मतलब उसके 4 साल जो हिंदुस्तान में बीते, जो वो सपना लेकर आया था कि यहां पर लूटूंगा, आराम से रहूंगा, वो हो नहीं पाया और वो 4 साल युद्ध ही लड़ता रह गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये पहला मुगल बादशाह था बाबर, जिसने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिहाद का जिक्र किया था हिंदुस्तान के अंदर। वो युद्ध लड़ता रहा, जिहाद फैलाता रहा। ये बाबर का इतिहास है और उसके बाद उसकी मौत हो गई, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये मुगल काल में हुआ और इस मुगल काल में जो कुछ और भी हुआ वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाबर की कहानी आगे बढ़ी। 1526 में उसने दिल्ली पर कब्जा किया था। इसके बाद जो आगे बात बढ़ी कि 1530 में उसकी आगरा में मौत हो गई। तो ये बाबर का इतिहास था। लेकिन मुगल साम्राज्य जो है उसमें बहुत कुछ जानने को है। अब बाबर और राणा सांगा की जो लड़ाई हुई थी, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा और वो भी आपको जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।